नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो प्रीवियस लेक्चर में भारत के भूगोल के बारे में जो बातें की गई थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था भारत की कृषि। भारत की कृषि में हम लोगों ने फसलों के बारे में पढ़ा था। जैसे कृषि का मतलब होता है खेती करना। कृषि का मतलब क्या होता है? खेती करना। और खेती में हम क्या चीज़ उगाते हैं? फसल। तो फसलों को उगाना खेती करना कहलाता है। अब ये फसल क्या होते हैं? जब हम एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर उगाते हैं तो उसी को कहा जाता है फसल। उसी को क्या बोलते हैं? फसल। अब इसमें हमने कल बताया था जो है कि ये फसलें दो प्रकार की होती हैं। अगर इनको मौसम के आधार पर देखा जाएगा तो रबी, खरीफ और जायद। रबी, खरीफ और जायद ये तीन प्रकार की फसलें मौसम के आधार पर कल आप लोगों को पढ़ा दी गई। ठीक है ना? प्रीवियस वीडियो में जाके इन चीज़ों को देख लीजिए, यहाँ से सवाल बनते ही रहते हैं। समझ रहे हैं ना? चलिए, आज हम इनके उपयोग के आधार पर फसलों को देखते हैं कि यूज़ के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं। तो उपयोग के आधार पर फसलें दो प्रकार की होती हैं। एक होगा खाद्यान्न फसलें और दूसरा होता है वाणिज्यिक फसलें या कॉमर्शियल क्रॉप। तो खाद्यान्न फसलों में जैसे कौन कौन से आते हैं भाई? खाद्यान्न फसलों में अनाज आते हैं, अनाज। इसके अलावा दालें आती हैं, दलहनी फसलें आती हैं, दलहनी फसलें। इसके बाद आती हैं तिलहनी फसलें, जिनसे तेल प्राप्त होता है उनको हम बोलते हैं तिलहनी फसलें। तिलहनी फसलें आई बात समझ में? तो अनाज को भी खाने के यूज़ में किया जाता है, दाल और तिलहन इनका भी यूज़ किया जाता है। अब देखो, ये अनाज जो है, जैसे आपसे पूछेगा जो है मोटे अनाज कौन कौन से होते हैं? मोटे अनाज, मोटे अनाज कौन कौन से हैं? तो मैंने कल आपको बताया था मक्का, ज्वार, बाजरा। मक्का, ज्वार, बाजरा, मक्का, ज्वार, बाजरा। इसके अलावा रागी या मड़ुआ जिसको बोलते हैं। रागी सरसों के दाने जैसा होता है, लेकिन इसको पकाने के बाद इसका जो भात बनता है वो सफ़ेद कलर का होता है। तो रागी, ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बड़ा अच्छा आहार होता है रागी। तो ये मोटे अनाजों के अंतर्गत मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, कोदो ये सब आते हैं। सांवा, कोदो ये सब आते हैं किसके अंतर्गत? मोटे अनाजों के अंतर्गत आते हैं। मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा, कोदो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? मोटे अनाजों के अंतर्गत आते हैं। और देखिए, अगर हम और अनाज की अगर बात करें तो बाकी अनाज आप लोग जान ही रहे हो, और अनाज आप लोग जान ही रहे हो कौन कौन से अनाज इसमें हो जाते हैं। तो जैसे जो है धान, गेहूँ, ठीक है, जौ, ये सब किस में आ जाते हैं भाई? तो ये सब आ जाते हैं अनाजों के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं दलहनी फसलों की। दाल वाली फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो दाल वाली फसलों में जैसे चना हो गया, मटर, अरहर, चना, मटर, अरहर, मूंग, उड़द ये सब आ जाते हैं। ठीक है ना? मसूर, मसूर में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है? चना, मटर, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर। मसूर में जो है इसकी मात्रा सबसे अधिक होगी। इसके अलावा जो है सोयाबीन। अब हमने सोयाबीन यहाँ क्यों लिखा भाई? सोयाबीन जो ये है ना, सोयाबीन जो है इसको हम दलहनी फसलों में भी काउंट करते हैं, तिलहनी फसलों में भी काउंट करते हैं। मतलब सोयाबीन की दाल भी बनाई जाती है और इसको पेराई करके तेल भी निकाला जाता है। तो इसको आपको याद रखना होगा। अब जैसे तिलहनी फसलों की अगर हम बात करें, तेल वाली फसलों की अगर बात करें, तो इसमें सोयाबीन लिख देते हैं। सबसे पहले सोयाबीन जो है ये दलहनी और तिलहनी फसलों दोनों के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सोयाबीन हो गया, मूंगफली, सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, अलसी,
सरसों, अलसी, तिल, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा जो है और क्या आ सकता है, ये सब इसके अंतर्गत आ सकते हैं। बाकी और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे सूरजमुखी है, ठीक। चलो, वाणिज्यिक फसलें। वाणिज्यिक फसलों के अंतर्गत दो प्रकार की फसलें आती हैं। एक तो होंगी जो बागानी फसलें हो जाएंगी, बागों में उगाई जाने वाली फसलें, बागानी फसलें, ठीक है। और अगला क्या होगा, रेशेदार फसलें और अन्य फसलें। रेशेदार फसलें और इसके अलावा अन्य फसलें जो होती हैं, जो बागानी के अंतर्गत आती हैं, अन्य फसलें। समझ रहे हैं हमारी बात, दिख रहा है पूरा। ठीक है, चलो। बागानी फसलों में अगर देखा जाएगा तो रबड़, चाय, मसाले, रबड़, चाय, मसाले, ये सब तो आ ही जाते हैं। रबड़, चाय, मसाले के बाद जो आपका जैसे फल वाली फसलें हो गई, फल आदि, तो ये सब जो है, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे भाई, तो ये सब आ जाते हैं बागानी फसलों के अंतर्गत, ठीक है। बागानी फसलों के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। रेशेदार फसलों में जैसे कपास और जूट हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, ठीक है ना। कपास, जूट, पटसन और इसके अलावा रेशम, पटसन और रेशम, तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, तो ये सब आ जाते हैं रेशेदार फसलों के अंतर्गत। अन्य फसलों में जैसे आप लोगों ने देखा होगा तंबाकू हो गया, तंबाकू, अफीम, पिपरमेंट या मेंथाल जिसको बोलते हैं, मेंथाल, तो ये सारी चीज़ें जो है किसके अंतर्गत आती हैं, तो ये सभी की सभी जो है वाणिज्यिक फसलें हैं, इनको अन्य कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा कि कौन कौन सी फसलें किसके अंतर्गत आती हैं और यहाँ से सवाल किस हिसाब से बनते रहते हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद हम बात करेंगे जो है कृषि से संबंधित क्रांतियों के बारे में, कि कौन कौन सी क्रांतियाँ जो हैं कृषि से संबंधित बताई गई हैं। तो ज़रा देखिए भाई, कृषि से संबंधित क्रांतियों की अगर बात करें तो कृषि क्रांतियाँ, इसमें सबसे पहली जो क्रांति है जिसका नाम है हरित क्रांति। हरित क्रांति के बाद जो है और कौन सी आएगी, हरित क्रांति के बाद जो है ये ऑपरेशन फ्लड आएगा। ये तो दुग्ध से संबंधित है, लेकिन ये खेती के अंतर्गत ही आता है। श्वेत क्रांति जिसको हम बोलते हैं, श्वेत क्रांति के बाद जो है और कौन सी हो सकती हैं, चलो देखते हैं। पीली क्रांति, लाल क्रांति, पीली क्रांति, लाल क्रांति, भूरी क्रांति, है ना, भूरी क्रांति, और भी क्रांतियां हैं, तो इनको देखते हैं। हरित क्रांति की बात करें तो इसके जनक के रूप में अगर आपसे पूछा जाएगा हरित क्रांति के जनक कौन है, तो भारत और विश्व में दो लोग हैं। भारत और विश्व में जो है दो लोग इसके क्रांति के अंतर्गत आते हैं। भारत में कौन हरित क्रांति का जनक माना जाता है और विश्व में कौन सा जो है व्यक्ति हरित क्रांति का जनक माना जाता है, देखिए जो है। तो जैसे अगर आपसे पूछे कि विश्व में हरित क्रांति के जनक, तो विश्व में जो है नॉर्मन बोरलाग, ये मैक्सिको के हैं।
और भारत में जो है एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन, ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। इसमें हुआ क्या जो है, हरित क्रांति में हुआ क्या जो है, इसके उद्देश्य थे खाद्यान्न फसल को या खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना। उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना। और इस खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए गेहूं और धान पर विशेष फोकस किया गया, जिसमें गेहूं का अत्यधिक उत्पादन हुआ, गेहूं का अत्यधिक उत्पादन हुआ। ठीक है, तो सवाल आपसे पूछेगा कि हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, तो गेहूं पर पड़ा। ठीक है ना। इस गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है, गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है मैक्सिको से कुछ गेहूं की प्रजातियां लाई गई थी। मैक्सिको से कुछ गेहूं की वैरायटी लाई गई थी, जिसमें कौन कौन सी प्रजातियां हैं, जिसमें जो है सोनारा 64, सोनारा 64, लरमा रोजा, लरमा रोजा, सोनारा 63, सोनारा 63, ये कुछ प्रजातियां जो है ये कहाँ से लाई गई थी भाई, तो ये जो है मैक्सिको से लाई गई थी। ठीक, धान पर भी इसका प्रभाव पड़ा, लेकिन जो है धान की कोई विशेष वैरायटी नहीं देखने को मिलती है। आपसे इतने सवाल जो है हरित क्रांति से संबंधित पूछे जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा इसमें कि जैसे ये जो श्वेत क्रांति है, श्वेत क्रांति के बारे में सवाल क्या बनेगा भाई, यहाँ मैं बता देता हूँ आपको। श्वेत क्रांति, देखिए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो ये श्वेत क्रांति जो है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसके तहत जो है 1970 में जो है ये श्वेत क्रांति आई थी। श्वेत क्रांति कब आई थी भारत में? 1970 में आई थी। और इसके तहत एक ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। और यह ऑपरेशन फ्लड का मूल उद्देश्य क्या था? दूध उत्पादन को बढ़ाना, दूध उत्पादन को ग्रो करना, बढ़ाना। ठीक है, दूध उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित जो है ये श्वेत क्रांति थी। अगली क्रांति कौन सी आ जाएगी? अगली क्रांति की अगर हम बात करें तो पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति, पीली क्रांति के बाद जो है नीली क्रांति भी आती है, लाल आती है, नीली क्रांति, लाल क्रांति, कृष्ण क्रांति, सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति, इन सब को देखिएगा। तो जैसे देखो पीली क्रांति अगर आपसे पूछा जाएगा कि पीली क्रांति का संबंध किससे है भाई, तो पीली क्रांति का जो है इस संबंध जो है तिलहन उत्पादन से है। जैसे सरसों पीली होती है, तेल निकलता है सरसों से, तो तिलहन उत्पादन से संबंधित ये क्रांति है। ठीक है। नीली क्रांति जो है ये मछली उत्पादन से है, मत्स्य उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। लाल क्रांति ये टमाटर और मांस उत्पादन से, टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित ये क्रांति है। समझ रहे हैं ना। कृष्ण क्रांति जो है ये जो है बायोडीजल से संबंधित है, बायोडीजल उत्पादन से, बायोडीजल उत्पादन। अभी मैं बायोडीजल के बारे में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कहाँ से मिलता है बायोडीजल। सुनहरी क्रांति जो है ये बागानी फसलों के उत्पादन से संबंधित है, बागानी फसल उत्पादन से, बागानी फसल उत्पादन से। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति जो है ना ये भूरी क्रांति, चलो उसको देखते हैं। भूरी क्रांति जो है ये उर्वरक से संबंधित है, उर्वरक उत्पादन से,
ठीक। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति प्याज से भी हो जाएगी, लाल क्रांति जो है प्याज से भी हो जाएगी, प्याज भी याद रखिएगा। ठीक, तो ये कृषि से संबंधित कुछ क्रांतियाँ हो गई जिनको आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं बायोडीजल के बारे में कि बायोडीजल क्या होता है और ये कैसे बनता है। ये बायोडीजल भी पूछा जाता है। तो देखिए भाई, बायोडीजल जो होता है, बायोडीजल का मतलब ये होता है कि जैसे जो डीजल गाड़ियों में यूज किया जाता है वो क्या है, वो पेट्रोलियम पदार्थ है, एक क्या है, पेट्रोलियम पदार्थ है, जीवाश्म ईंधन है। लेकिन ये क्या है, ये जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये जो है रतन जोत एक पौधा होता है जिसको हम जट्रोफा कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जट्रोफा। जट्रोफा के बीजों से निकाला जाता है, ये जट्रोफा के बीजों से निकाला जाता है बायोडीजल। ठीक, और इसका उपयोग फ्यूचर में जो है गाड़ियों में किया जाएगा डीजल के सब्स्टिट्यूट के रूप में, डीजल के बदले में। ठीक है, तो ये बायोडीजल भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार पूछा गया कि बायोडीजल मिलता कहाँ से है। तो ये बायोडीजल जो मिलता है ये रतन जोत से मिलता है, जट्रोफा के बीजों को पेराई करके जो है ये बायोडीजल प्राप्त होता है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक, तो ये हो गया कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियाँ। आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा ताकि यहाँ से क्वेश्चन आपके जो है एग्ज़ाम में परफेक्टली सही हो सकें। ठीक, आज के लिए इतना रखिए। कल हम लोग जो है अभी इसमें क्या क्या बचा हुआ है, भारत में सिंचाई व्यवस्था, ये सारी चीज़ें इसमें बची हुई हैं, उर्वरक, सिंचाई, इन पे हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना रखिए, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप इसको अच्छे से रिवीजन करिए और सारे वीडियो को देखते हुए एक कंप्लीट नोट्स बनाइए ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें। ओके, थैंक यू सभी को।